स्टूडेंट देखिए बीएससी जो सेकेंड ईयर में है और ये आपके थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पार्ट भी है इसका, पर सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, जीन अभियांत्रिकी एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों के वांछनीय सुधार करना होता है। ठीक है, जैसे आपको लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसे यूजेनिक भी कहा जाता है। जैसे कि पहले मैंने बताया था, अच्छे डॉक्टर्स रिसर्चर जो होते हैं उनके डीएनए जीन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर क्या उनको कल्चर करके नए बुद्धिमान जीव बनाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे में, मनुष्यों में, सभी में ये हस्तांतरित या ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं विशेष जीन जो होते हैं। ठीक है, जीनों के एक बिल्कुल नया प्रकार जो होता है जिसे रिकॉम्बिनेशन का बनाते हैं, एक दूसरे में पुनर्योजित डीएनए बनता है। इस प्रकार जीन अभियांत्रिकी तकनीक के माध्यम से किसी जीव के वांछित लक्षणों को प्राप्त, मतलब जो स्पेशल अच्छे लक्षण जो होते हैं उनको अपन कंडक्ट करके एक नया जीव बना सकते हैं। जीन अभियांत्रिकी एक महत्वपूर्ण डायरेक्ट लाभ होता है, इसकी सहायता से आनुवांशिक बीमारियों का निराकरण किया जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको समझ में आ गया, जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों के वांछित सुधार को किया जा सकता है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपको फॉसिल्स बता रही हूँ। फॉसिल्स या जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अधिक प्राचीन सजीवों के परिरक्षित आवेश या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई जो छाप होती हैं। जीवाश्म क्या कहलाते हैं? जो पुरातन से पुराने समय में छोड़े गए हुए जमीन में दब जाते हैं तो उनकी एक छाप बन जाती है, उनके चिन्ह मिल जाते हैं, वो जीव धन आस्म का मतलब ही होता है पत्थर से कहलाता है। ठीक है, यानी पत्थरों में सुरक्षित है। जीवाश्म के कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पेंटोलॉजी भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म निरीक्षण से पता चलता है पृथ्वी पर अलग अलग काल में विभिन्न प्रकार के जंतु थे। मतलब जंतुओं का अपन को ऐसे तो अपन को पता नहीं चलेगा कि किस समय कौन सा जंतु था, पर जीवाश्म के माध्यम के इनके बारे में अच्छी जानकारियां मिल सकती हैं। जीवाश्म की अभिलेख पूर्ण नहीं है, परंतु घोड़ा, ऊंट, हाथी और मनुष्य के जीवाश्म लगभग पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा चुका है। ये चीज़ याद रखना, घोड़ा, ऊंट, हाथी और मनुष्य का। ठीक है, तो जीवाश्म क्या कहलाते हैं? जीवाश्म अंग्रेजी के लैटिन भाषा का शब्द है फॉसिल, जिसका अर्थ है खोद कर प्राप्त की गई वस्तु। जीवाश्म यानी खोद कर जो निकाली जाती है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। देखो, जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। जीवाश्म प्राणियों के लिए दो बातों की आवश्यक, पहली बात कि इसके कंकाल और दूसरा इसके कठोर अंग का ज्ञान होना, अंगों का होना अति आवश्यक। जीवाश्म के रूप में शैल परिरक्षित रह सकते। जीवाश्म के कोमल अंग अति शीघ्र विघटित हो जाने के कारण जीवाश्म परिरक्षित नहीं रह सकते। भौगोलिक युगों में पृथ्वी पर अनेक जीव समुदाय रहते थे जिनके शरीर कोई कठोर अंग कंकाल नहीं था। अब देखो अपन देखते हैं कि जीवाश्म में जो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या कहलाते हैं जीवाश्म, क्या कहलाते हैं। अब इसके बनाने की शर्तें भी मैंने बताई कि ये जो कंकाल या कोई भी अंग का होना अति आवश्यक होता है जीवाश्म के लिए। ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। कठोर अंग का क्षय विघटन बचाने के लिए अब सेडिमेंट के तुरंत ढक जाना चाहिए, है ना। जैसे ढक गई तो वो ढक गया और उसमें उनका आकार आ जाता है। बालू में दबने के कारण अथवा भूस्खलन के कारण भी पाए जाते हैं, है ना। समुद्र में के गर्भ में भी कई जीवाश्म बहुत बड़ी संख्या में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कीट, हाइड्रा पर के कठोर भाग ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें काइटिन कहते हैं। अनेक स्पंज डायक्टम बालू के बने होते हैं। वर्टिब्रेट में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट होता है, जो कोरल, एकाइनोडर्मेट, मोलास्का और अनेक प्राणियों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कष्ट ऊतक भी होते हैं। पदार्थों में काइटिन बड़ी कठिनाई से घुला जा सकता है। बालू जब उसमें प्राणी उत्सर्जित करते हैं तब बड़ा शीघ्र ही घुल जाता है। यही कारण है कि बालू के बने कंकाल बड़े शीघ्र घुल जाते हैं। और कैल्शियम कंकाल चूने, कार्बाइड जैसे जल में कार्बोनिल अम्ल होता है अति शीघ्र घुल, परंतु विलेयता की मात्रा चूने के कार्बाइड की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कंकाल कैल्साइट, एरेगोनाइट के बने होते हैं। ठीक है, देखिए इसके जीवाश्म के टाइप जो होते हैं बीएससी थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, थर्ड पेपर का। अब देखेंगे संपूर्ण परिरक्षित प्रणाली। ऐसा बहुत विरल होता है कि बिना किसी विघटन के किसी प्राणी का जीवाश्म मतलब पूरा का पूरा क्या एक जंतु जीव क्या जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाए। मैमथ और राइनोसिरस के जीवाश्म जो कि टुंड्रा के हिम में जमे पाए गए, बर्फ में जमे थे। दूसरा, प्राय अपरिवर्तित दशा में परीक्षित पाए जाने वाले कंकाल। कभी कभी जब सेल में केवल कंकाल ही परिरक्षित पाया जाता है तब यह देखा गया है कि पहले
जैसी तब भी अवस्था में था जब वह संदिग्ध अवस्था में हुआ था। परिवर्तित केवल इतना होता है कि फॉसिल दशा में कंकाल के कार्बनिक द्रवों का लोप हो जाता है। कार्बनीकरण कुछ पदार्थ और कुछ जो प्राणियों में ग्रेप्टोलाइट जिनमें कंकाल काइटिन का बना होता है, मूल द्रव कार्बनीकृत हो जाता है। जीवाश्म में विघटन होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लोप होता है और कार्बन रह जाता है। कंकाल का ढांचा आप देखेंगे, कभी कभी कंकाल कवच विहीन हो जाते हैं और केवल उनका स्केल्टन या फिर ढांचा बनता है। यह अवसाद से ढक जाने के उपरांत कवच का आंतरिक भाग सेडिमेंट्री लिक्विड में भर जाते हैं। इसके उपरांत कार्बनिक अम्ल मिश्रित जल शैवाल रिश्ता हुआ स्थान तक पहुंच जाता है और कवच गाढ़ा हुआ रहता है। मतलब वहां पे क्या गड़ा एक जगह हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में पूर्णतः विलीन कर देता है और परिणाम स्वरूप कवच के स्थान पर कवच के आंतरिक और बाह्य आकार का केवल सांचा बन जाता है। मतलब वो तो बॉडी तो नहीं रहती पर उसका एक ढांचा बन जाता है। अस्मी भवन, ठीक है, पेट्रिकिफिकेशन। कभी कभी फॉसिल्स में उन जीवों के फॉसिल्स हो गए सूक्ष्माकार तत्व देखने को मिलते हैं। अंतर केवल इतना होता है कंकाल का मूल द्रव किसी खनिज द्रव में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस क्रिया को अस्थि भवन भी कहते हैं। अस्मी भवन का अति उत्तम उदाहरण है कष्ट, जो देखने में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे जीवित पदार्थों का कष्ट होता है। परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि आदि कष्ट का एक कण घटता है तथा उसके स्थान पर तुरंत बालू का या अन्य किसी खनिज का कण आ जाता है। अब देखेंगे मुख्य खनिज क्या हो सकते हैं इसमें। आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बालू, लोहा ऑक्साइड, कभी कभी कैल्शियम का सल्फेट भी होता है। अब देखो चिन्ह, कभी कभी जंतुओं के पद चिन्ह बिल, छिद्र आदि शैवाल में पाए जाते हैं, ये भी फॉसिल्स है। अब देखो इसका उपयोग जो होता है, सबसे पहले आप देखोगे कोरिलेशन, सेलों के संबंध में। वे जीव जो अपने जीवाश्म के रूप में मिलते हैं किसी भौगोलिक युग में किसी निश्चित काल में अवश्य रहे। सीधा सिंपल अर्थ है कि जीवाश्म का तात्पर्य पुराने जीव जो अवशेष मात्र रूप में, कहीं ढांचे के रूप में, चिन्ह के रूप में, कंकाल के रूप में रह गए हैं और उनको अब देख के उस काल में पाए जाने वाले जीव का अनुमान लगाया जाता है। अतः हमारे लिए बड़ा महत्व होता है कि अवसादी शेलों में पाए जाने वाले जीवाश्म भौमिक स्तर पर, ठीक है, स्थान पर एक निश्चित संबंध है। सेल जितनी अल्प आयु की होगी उतना ही प्राप्त प्राणी विभिन्न प्रकार और पादप समुदाय जटिल होगा। ओके, जीवाश्म प्राचीन काल में भूगोल चक्र, देखो इसका उपयोग जो होता है पुराना भूगोल के अंतर्गत प्राचीन काल के स्थान समुद्र के विस्तृतीकरण, उस काल की सरिताएं, झील, मैदान, पर्वत, किसी विशेष वातावरण के अनुसार जीव अपने को स्थित अनुकूल कर लेते। यह बात जितनी सच्ची आधुनिक समय में उतनी ही अतीत भौगोलिक युगों में थी। जीवाश्म की सहायता से हमें पता लगा सकते हैं किसी स्थान पर डेल्टा था, पर्वत, नदी, समुद्र आदि क्या थे, क्योंकि स्थल में रहने वाला जीव जलवायु जीवों, जल में रहने वाले जीवों और लवणीय या लवणीय था, इसका पता चल जाता है। देन जीवाश्म का परु जलवायु से सूचक, जीवाश्म की भौगोलिक युगों की जलवायु के विषय में किसी सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। इस दिशा में स्थल पादपों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण विशेष महत्व के होते हैं क्योंकि उनका विस्तारण समुद्री जीवों की अपेक्षा अधिकतम ताप के अनुसार होता है। सरलता पूर्वक जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में पृथक किए जा सकते हैं। जीवाश्म के विकास के सूचक भी होते हैं। बिना जीवाश्म की सहायता से जीव विकास का अनुसरण नहीं किया जा सकता। अब देखो जीवाश्म संग्रह का उद्देश्य क्या है। भौगोलिक रचना, अल्प जीवाश्म को पता करना, चाहे वो पूर्ण है अथवा खंड में हो। यदि जीवाश्म का निकालना असंभव ना हो तो कभी पूर्ण जीवाश्म को छोड़ ना दें, चाहे सुगमता से निकालना चाहिए। ऐसे एक खंड में जीवाश्म जिनके अविस्तरीय आकार की लक्षण मिलते हैं उन्हें अनेक पूर्ण जीवाश्म कहीं अधिक महत्व है, ठीक है। अब देखो जीवाश्म संग्रहालय जो होते हैं वहाँ पे क्यों रखे, पुरातत्व जो होते हैं बड़े बड़े जीवाश्मों की खोज होती है और ऋतु स्त्री का ध्यान रखा जाए। जीवाश्म नहीं दिखाई पड़ते तो हाल में भंग हुए आधार पर, मतलब क्या है, सीधा सिंपल है कि उनकी प्रमुख बातें रखना चाहिए, किस प्रकार संग्रहालय में रखना चाहिए, है ना। शैवाल के से जीवाश्म का पृथक्करण की विधियाँ होती हैं कि शैवाल के द्वारा किस प्रकार से जीवाश्म को हटाया जा सकता है। देखिए पूरा नोट्स है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपका फॉसिल्स या जीवाश्म जो BSc थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। थैंक यू। देखो एक मछली का जीव फोटोग्राम दिख रहा है, ये देखिए एक मछली का जीवाश्म दिख रहा है ना।
अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग, इस तकनीक के द्वारा गैर लिंग जो असेक्सु मतलब जो सेक्स जो होता है उसके विपरीत गैर लिंग विधि द्वारा किसी भी जीव का प्रतिरूप क्लोन बनाया है। क्लोन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो एकमात्र जनक, माता पिता और गैर लिंग विधि द्वारा भी बनाई जा सकती है। इस तकनीक के द्वारा कोशिका के नाभिक को यांत्रिक रूप से निकाल करके नाभिक रहित अंडाणु में प्रवेश करा दिया। 1947 में डॉक्टर इवॉन विल्मुट ने और सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में क्लोनिंग की थी। किसकी, हमने बताया था, भेड़, डॉली नामक भेड़ की थी। तो क्लोनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट भी मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जैसे हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजिन नामक जाति के जीवाणु ऐसे एंजाइम पृथक करके 6 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब संवर्धन के लिए वगैरह है। तो ये सब क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग के अकॉर्डिंग ही है स्टूडेंट। थैंक यू।